Hello everyone, this is Govind sir. Welcome back to lecture number 9, continuation of electricity chapter. Today we are going to discuss about heating effect of electric current. So before starting anything, so first we'll see this diagram, first diagram you see. You imagine this is the conductor. It's a part of conductor about which we are talking. हो सकता है इसका भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके जैसा ही हो, बट वी आर स्टडीइंग एट अ बिगर स्केल. से हम उस पर्टिकुलर पार्ट पे हम फोकस कर रहे हैं राइट नाउ. So you imagine this conductor is connected to power supply. So both the ends of the conductor connected to power supply with the help of switch. So अगर आपने स्विच को ऑन नहीं किया, means when this switch is not forming conducting link, so क्या होगा कि इसमें से कोई potential difference create नहीं होगा इसके across. So what happens when potential difference is not created? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में फ्लो नहीं होता है. Why I am using the term specific direction? इसका मतलब ये होता है कि जब आपने पावर सप्लाई अप्लाई नहीं किया है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं बट ना स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव नहीं होते हैं, क्योंकि जब पावर सप्लाई अप्लाई करोगे तो स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव होंगे और इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से बाहर आएगा और इलेक्ट्रॉन कंडक्टर में एंटर करेगा. इफ यू हैव नॉट अप्लाइड पावर सप्लाई देन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर विल मूव रैंडमली. वो ना इधर उधर भागेंगे, कंडक्टर से बाहर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा और कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर एंटर नहीं करता. तो देयर इज अ नो नेट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द कंडक्टर of electron and there is no net displacement to enter the electron inside the conductor. तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर जा नहीं रहा, कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से बाहर आ नहीं रहा. So there is no electron entry, neither means you are not finding any electron which is entering to the system or any electron which is leaving the system. अब क्या होता है कि हमने क्या किया, इसको पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया. जैसे आप स्विच को ऑन करते हो तो क्या होता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में सेट हो जाते हैं. तो अब क्या होता है ऐसा, वो पार्ट हमें समझना है. तो when we consider in this case, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने कंडक्टर लिया था, अब यहाँ पे डिवाइस मैं कंसिडर कर लेता हूँ. अगर डिवाइस भी फंक्शन करेगा तो वही रीजन होगा. तो ये क्या होता है, ये जो डिवाइस है ये आपका पावर सप्लाई. तो पावर सप्लाई क्या होगा, पावर सप्लाई विल बी बैटरी और इट कैन बी सेल. बट विच सेल, तो वी आर टेकिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, इसके लिए इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलेंगे. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर क्या होता है ना, देयर इज अ केमिकल रिएक्शन इनसाइड there's a chemical reaction. तो केमिकल रिएक्शन होने की वजह से क्या होगा, ड्यू टू केमिकल रिएक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड. ठीक है, इनसाइड सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है. केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, बेसिकली ना आयंस फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन एंड ऑल. उतने डिटेल में हमें जाने की जरूरत नहीं. केमिकल रिएक्शन फॉर्म होगा जिसकी वजह से ना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ सेल्स. तो ये केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ सेल्स. सो पोटेंशियल difference created between terminals of cell, ठीक है. अब इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होगा, नाउ पोटेंशियल डिफरेंस जब क्रिएट होगा तो कुछ कंडीशन ऐसा हो जाता है कि ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल हो गया. तो बिकॉज ऑफ दिस पोलैरिटी एंड ऑल यू कैन से इलेक्ट्रॉन विल हैव अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. तो अब इलेक्ट्रॉन को समझ में आ जाता है कि चलो ठीक है, मुझे ना मूव करना कहां से, नेगेटिव से पॉजिटिव मूव करना. तो इलेक्ट्रॉन का स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. बट अभी क्वेश्चन ये है कि अगर स्पेसिफिक डायरेक्शन मिला तो इलेक्ट्रॉन ट्रेवल क्यों करेगा, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि वो तो एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिला, पहले भी तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था. स्पेसिफिक डायरेक्शन मिलने से हो सकता है इट इज ट्राइंग टू गो टुवर्ड्स नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी भी तो होनी चाहिए. तो होता क्या है कि ये जो सेल होते हैं ना, सेल या बैटरी होते हैं, इनके पास होता है एनर्जी. तो ये होते हैं सोर्स ऑफ एनर्जी. दीज आर द सोर्स ऑफ एनर्जी. ये एनर्जी सप्लाई करते हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी सप्लाई करते हैं. तो ये एनर्जी सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में टू इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन विल कैरी दोस एनर्जीज और काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में उस एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन यहां से एनर्जी लेगा और उसको ट्रांसफर करेगा. क्यों, कैसे ट्रांसफर करेगा, बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैविंग अ स्पेसिफिक डायरेक्शन. एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को सेट हो गया. व्हाई आर दे हैविंग अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, they are having specific direction because of potential difference created between terminals of cells, which is happening because of chemical reaction inside cell. सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन हुआ है उसके वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, उस वजह से एक स्पेसिफिक डायरेक्शन मिल गया है इलेक्ट्रॉन्स को. एंड इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग टू टेक एनर्जी फ्रॉम द पावर सप्लाई एंड दोस एनर्जी आर यूज्ड फॉर द मोशन. सो अंदर वो क्या होगा, फ्लो होता रहेगा. सो इट विल कीप फ्लोइंग इनसाइड. अब एक और पॉइंट होता है कि ये जो एनर्जी होता है ना, टाइम बाय टाइम कम होता रहता है. ठीक है, अब बट एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से होता है कि पोटेंशियल जो होगा ना सेल का, वो क्या है, मेंटेन है. लाइक आपने ना पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का क्रिएट किया तो वो एनर्जी उसका डिक्रीज होता रहेगा, बट 2 वोल्ट का पोटेंशियल क्या है, मेंटेन है. तो हमें उतने डिटेल में नहीं जाना है. तो अब जब ये एनर्जी लेके यहां से चलता है, ठीक है,
तो मान लो अगर वो एनर्जी यहाँ पे चला, तो आप इमेजिन करो कि उसने कितनी एनर्जी यूज किया, 10 जूल ऑफ एनर्जी सप्लाई किया है। तो जो सप्लाई है ना, पावर सप्लाई से उसको मिला है 10 जूल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ने 10 जूल एनर्जी ली और सप्लाई से लेकर चल दिया। अब वो एनर्जी लाके ना ये डिवाइस को देता है, डिवाइस उस एनर्जी को यूज करता है एंड इट कैन बी सीन इन टर्म्स ऑफ यूजफुल वर्क इन द सेंस ना, आप समझो इलेक्ट्रिक फैन ले लो, जब ये एनर्जी ना इलेक्ट्रिक फैन के अंदर से पास हुआ तो मे बी वो एनर्जी वहां पे यूज हुआ और इलेक्ट्रिकल फैन विल स्टार्ट रोटेटिंग, तो इलेक्ट्रिकल फैन रोटेट हो रहा है। बट प्रॉब्लम क्या होता है ना कि जब हमने देखा कि यहाँ पे 10 जूल एनर्जी दिया है तो एक कंडीशन होता है, इसके हमें 2 पैटर्न मिलते हैं। 2 पैटर्न में क्या होता है, तो फर्स्ट पैटर्न हमने क्या देखा कि उसमें से ऐसा अजम्पशन के लिए जरूरी नहीं कि 10 जूल एनर्जी ही यूज होता हो, मैं एक अजम्पशन के लिए ले रहा हूं, तो उसमें जो 7 जूल एनर्जी है ना, इट इज यूज फॉर द यूजफुल वर्क, इट इज यूजफुल फॉर द यूजफुल वर्क, लाइक ना फैन रोटेट्स, फैन रोटेशन, सो फैन का रोटेशन हो रहा है मतलब कि ना यूजफुल वर्क है। बट व्हाट हैपेंड टू 3 जूल ऑफ एनर्जी, तो वो क्या बोल रहे हैं कि अगर अपना फैन को काफी देर तक ऑब्जर्व कर दो, लाइक ना यू कीप इट ऑन फॉर द सम टाइम, फिर उसके बाद आप फैन को टच करो तो यूल फाइंड आउट हीट एनर्जी, मतलब आपको हीट फील होता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं जो बाकी 3 जूल ऑफ एनर्जी है वो क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया है हीट में, कन्वर्ट हो गया, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, क्योंकि यहां से हमारा टॉपिक ना कंप्लीटली नया होने वाला है। तो जो आपने एनर्जी सप्लाई किया है पहले, तो उसमें से कुछ एनर्जी यूज हो गया है इन टर्म्स ऑफ यूजफुल वर्क, बाकी एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। अब क्वेश्चन ये है कि आपका तो टास्क है नहीं कि उसको हीट एनर्जी मिले, क्योंकि यू वांट कि ना फैन शुड रोटेट विद द मैक्सिमम एफिशिएंसी, हीट एनर्जी नहीं मिले वो बेटर होगा, बट फॉर व्हाट रीजन देयर इज अ हीट एनर्जी, तो वो पार्ट समझना बहुत जरूरी है। तो क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन यहां से सपोज लो कि एंटर किया इस कंडक्टर में, व्हेन इलेक्ट्रॉन विल एंटर इट विल गो अहेड, तो यहां पे ना एक टर्म है, आपने पहले डिस्कस किया होगा, दैट इज अ कोलिजन, है ना, कोलिजन टर्म हमने किया है। तो क्या होता है यहाँ पे कोलिजन कंसिडरेशन में आता है। कोलिजन क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन ना कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा होता है तो इलेक्ट्रॉन कोलाइड्स विद अनदर इलेक्ट्रॉन, कोलाइड विद द आयंस एंड कोलाइड विद द वॉल ऑफ कंडक्टर। कोलिजन जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो कोलिजन की वजह से यहाँ पे एनर्जी पे क्या फर्क होता है वो देखते हैं। तो मान लो कि ना इलेक्ट्रॉन यहां से निकला, ठीक है, ये हमारा बैटरी है, सोर्स ऑफ एनर्जी, उसने एनर्जी दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसने दिया। अब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस फॉर्म में कैरी कर रहा है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉन स्टार्ट रनिंग, इलेक्ट्रॉन अभी रन करना स्टार्ट करता है। फिर जैसे ना वो कंडक्टर के अंदर एक्साइटमेंट के साथ में कि चलो 10 जूल एनर्जी मैं फैन को दे दूंगा, फैन विल वर्क एंड फैन विल बी वेरी एक्साइटेड एंड समथिंग लाइक दैट, इस थॉट के साथ में इलेक्ट्रॉन इज गोइंग। जैसे ही इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर करता है कंडक्टर में, वो क्या करता है कि दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड हो गया। सो अब क्या होता है कि जैसे वो कोलाइड होता है ना, तो वहां पे एनर्जी का लॉस होता है, लाइक 10 जूल एनर्जी खुद को बैलेंस करते हुए कैसे में इलेक्ट्रॉन फिर वापस आगे बढ़ेगा, फिर कोलाइड हुआ ऐसे। तो जितने ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा कोलिजन होगा, जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा क्या होगा, एनर्जी लॉस होगा। तो जो एनर्जी का लॉस हुआ है, मतलब जो फैन में हमको हीट एनर्जी फील हुआ है, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन, with other electrons, with ions and with the wall of conductor, and that will result in terms of what, the resistance, मतलब किसी कंडक्टर के रेजिस्टेंस की वजह से हमको हीट एनर्जी का लॉस दिखाई देता है। तो यहाँ पे हीट एनर्जी के टर्म में जो कन्वर्ट हुआ है वो किसकी वजह से कन्वर्ट हुआ है, रेजिस्टेंस की वजह से हुआ है। समझ में आ रहा है? तो अब हो सकता है, अब ना यहाँ पे अगर मुझे इसी एनर्जी को कैलकुलेट करना, तो अभी इन्होंने क्या कहा है कि हो सकता है कि मुझे ना इस केस में नहीं चाहिए, मे बी यू ऑपरेटिंग टेलीविजन, आपको उस केस में नहीं चाहिए, बट देयर आर सर्टेन डिवाइसेज जहां पे हमें हीट एनर्जी चाहिए होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल हीटर ले लो आप, है ना, इलेक्ट्रिक हीटर ले लो आप, इलेक्ट्रिक आयरन ले लो आप, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रिक गीजर। तो ऐसे डिवाइसेज है जहां पे इलेक्ट्रिक केटल ले लो, इलेक्ट्रिक टोस्टर ले लो, ये वैसे डिवाइसेज है जहां पे हमें हीट एनर्जी चाहिए। तो ये बोल रहे हैं आप ना उस चीज पे फोकस करो जिस वजह से हमें हीट एनर्जी मिली है, उस कंडीशन को आप बढ़ा दो, सो दैट ना हीट एनर्जी प्रोड्यूस की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाए। लाइक यहाँ पे हीट एनर्जी क्यों प्रोड्यूस हो, हमको दिखा कि रेजिस्टेंस की वजह से। तो बोल रहे ना रेजिस्टेंस वाले फैक्टर पे ज्यादा फोकस करो, इन सच अ वे कि वहां पे रेजिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ा दो कि कोलिजन का नंबर इतना ज्यादा हो जाए कि जितनी भी एनर्जी वो लेके आ रहा हो पूरा का पूरा कोलिजन में ही वेस्ट हो जाए, या वेस्ट हो जाए इस समय में देखे तो वो क्या हो जाए, इनवेस्ट हो जाए। वापस से ध्यान देना कि नॉर्मली जो हम एनर्जी सप्लाई करते हैं वो 2 फॉर्म में यूज होता है, एक यूजफुल वर्क में होता है, दूसरा इन टर्म्स ऑफ हीट। तो क्या होता है कभी कभी किसी डिवाइसेज हम क्या करते हैं कि पूरे का पूरा जो एनर्जी है उसको हम हीट में ही कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सो अभी हीट एनर्जी क्यों प्रोड्यूस हो रहा है वो पार्ट मैंने बताया कि यहाँ पे हीट है। अभी हीट एनर्जी क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, बिकॉज ऑफ कोलिजन। कोलिजन क्यों हो रहे हैं, कोलिजन रिलेटेड टू रेजिस्टेंस।
तो प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं कि उस डिवाइस का या उस कंडक्टर में या उस सर्किट में हम क्या करते हैं, रेजिस्टर की वैल्यू बढ़ा देते हैं, जिससे नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा हो जाएगा, जो एनर्जी का लॉस होगा ज्यादा होगा। तो वो एनर्जी लॉस ही किस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो अब ये बोल रहे हैं कि जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह ऐसे डिवाइस है, इलेक्ट्रिक केटल हो गया, फिर टोस्टर हो गया, ऐसे डिवाइसों में हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम क्या करते हैं कि वहां पे रेजिस्टेंस की क्वांटिटी इतनी बढ़ा देते हैं कि जितना भी हमने हीट एनर्जी सप्लाई किया है, पूरे का पूरा हीट एनर्जी क्या होगा, जो भी एनर्जी हमने सप्लाई किया है, हीट एनर्जी जो हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया, पूरे का पूरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी या पूरा सोर्स ऑफ एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में। तो वो हमारा हो गया बेनिफिशियल पॉइंट, मतलब कि प्लस पॉइंट हो जाएगा या पॉजिटिव साइड यू कैन से। अब इन चीजों को हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं कि मान लो अगर मैं हीट एनर्जी के टर्म में लेता हूं, तो ये क्या कहते हैं कि मान लो कि अगर आपने ये डिवाइस लिया तो क्या करना है ऐसे केसेस में, आपने ऐसा डिवाइस लिया है जो ना प्योरली रेजिस्टर सर्किट हो, ठीक है, और फिर यहाँ पे पावर सप्लाई ले लिया, ये की ले लिया आपने, तो ये जस्ट रेजिस्टर सर्किट है, करेक्ट, सो दैट द नंबर ऑफ कोलिजन विल बी वेरी हाई। तो यहां से एनर्जी गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहां पे आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लॉस होगा, हीट एनर्जी मिलेगा हमको। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि इसको समझना तो आप ऐसे समझो कि इसके अक्रॉस आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया होगा। तो वो बोले जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट वर्क डन in moving a q charge from one point to another point, बराबर। तो अब ये बोल रहे हैं कि ये जो वर्क डन है ना, वर्क डन मतलब यहाँ पे जो एनर्जी दिया है पूरे का पूरा एनर्जी यहाँ पे, तो वो भी तो वही हो गया ना, वर्क डन के थ्रू हो ना, वर्क डन मूविंग अ चार्ज। अब यहाँ पे हीट एनर्जी जनरेट हो रहा है, डजंट मीन कि चार्ज यहाँ से फ्लो के बाहर आएगा नहीं, चार्ज विल फ्लो थ्रू दिस। जब वो चार्ज फ्लो होके आ रहा है उसी दौरान में हीट एनर्जी जनरेट होगा, ठीक है। तो दे आर सेइंग कि वो हीट एनर्जी तब जनरेट होगा जब चार्ज यहाँ से यहाँ फ्लो होके आएगा और प्लस में बहुत सारे कोलिजन्स को एक्सपीरियंस करेगा। वो कोलिजन सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्ट में ही एक्सपीरियंस करने वाला है, उसके बाद वाले में नहीं एक्सपीरियंस करा, इज गोइंग टू एक्सपीरियंस द कोलिजन ओनली दिस पार्ट। सो ये क्या होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव होकर आ रहा है या चार्ज यहां से यहां मूव होकर आ रहा है, ये होगा वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज q फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विल गिव यू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दैट डिवाइस। तो अब उस डिवाइस में जो वर्क डन की वैल्यू आपको मिला w, तो यहाँ पे w इज इक्वल हम क्या ले लिया, v इंटू क्यू। तो ये जो वर्क डन है ना यहाँ पे, यही वर्क डन किस फॉर्म में आ रहा है, हमको हीट के फॉर्म में आ रहा है। तो यही है हमारा हीट एनर्जी। हीट एनर्जी यूज बोल सकते हो, या हीट एनर्जी कंज्यूम बोल सकते हो, या हीट एनर्जी प्रोड्यूस बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पे तो कंज्यूम भी लिखेंगे हम। कंज्यूम क्यों, क्योंकि ना ये डिवाइस हम पर्पसली वहां पे हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। तो हीट एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू v इंटू क्यू। अब हमारे पास क्यू का क्या फॉर्मूला होता है, क्यू का फॉर्मूला हमने पहले क्या होता है, मैंने एक टेक्निक बताया था, आप किट करके याद कर लो, किट। तो यहाँ पे k की जगह पे क्यू ले लो, इक्वल टू आई इंटू टी ले लो, ठीक है। तो ये क्या होगा, I इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला V इंटू आई इंटू टी, क्यू का फॉर्मूला हमने रखा। तो अभी हीट एनर्जी को अगर आप H ले लो, ठीक है, तो अब मैं इसको याद करने का टेक्निक बताऊंगा, हेल्दी वाइटामिन और विटामिन जो भी आप कंसिडर करो, और ये हो गया W, हेल्दी वाइटामिन और विटामिन करके आप इसको याद कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया फॉर्मूला। तो ये है हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन अ डिवाइस। जब आप अपना V पोटेंशियल अप्लाई करते हो, I करंट फ्लो होता है फॉर टाइम t के लिए। उसको हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसको डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ना थोड़ा रजिस्टर सर्किट की तरफ में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जैसा हमने अब तक समझा वो क्या है कि ये सारी चीजें हो रही है रजिस्टर की वजह से, है ना। ये जो भी हीट एनर्जी प्रोड्यूस हुआ है रजिस्टर की वजह से, बट इस इक्वेशन में हमको रजिस्टर दिखाई नहीं दे रहा है। तो हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को फिर से लिखा। तो ये हो गया हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो गया, ये V आया इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू आई इंटू टी। अब इसे हम दो पार्ट ले लेते हैं। सो V का फॉर्मूला क्या होता है, V का वैल्यू होता है I इंटू आर, और I का फॉर्मूला क्या होता है, I का फॉर्मूला होता है V अपॉन आर। हम दोनों जगह पे एक बार V की वैल्यू भी चेंज करेंगे और फिर एक बार I की वैल्यू चेंज करेंगे। तो V का वैल्यू अगर आप चेंज करें तो ये हो गया H इज इक्वल टू, या H इज इक्वल टू और W इज इक्वल टू V के हमने क्या लिखा, I इंटू आर लिखा, करेक्ट ना। एट प्लेस ऑफ V वी पुट I इंटू आर, ठीक है। फिर ऑलरेडी वहां पे I है इंटू टी, तो पूरा अरेंज करने के बाद क्या मिलेगा आपको, I स्क्वायर R इंटू टी वी आर गोइंग टू गेट। ये हो गया H इज इक्वल टू W, करेक्ट। अब इसको याद करने के लिए एक ना टेक्निक मैं बता देता हूं कि जैसे ना कोई बात किसी ने आपके फ्रेंड को पूछा, डू यू रिमेम्बर दिस पर्टिकुलर थिंग, तो आपको बताना कि हाँ मुझे भी याद है, ठीक है। तो मैं आप ऐसे बोलते थे, हे आई टू रिमेम्बर दैट। वैसे आपको इसके डायरेक्टली याद हो जाता तो कोई इशू नहीं है। तो ये हो गया हे आई टू रिमेम्बर दैट, जस्ट अ टेक्निक टू रिवाइज और मेमोराइज, और यू कैन से हीट एनर्जी और हेल्दी वाइटामिन करके इसको याद कर लो। यहां पे ये पर्टिकुलर पार्ट हो गया, यहां पे क्या हो गया, x की वैल्यू विल बी h एंड w विल बी w, करेक्ट। सो v विल रिमेन v एंड I की प्लेस में व्हाट आर वी गोइंग टू पुट एट प्लेस ऑफ I, वी आर गोइंग टू पुट v अपॉन r इनटू व्हाट t।
सो फाइनली व्हाट इज द हीट एनर्जी और द वर्क जो भी हमें मिल रहा है वो V स्क्वायर T अपॉन क्या होगा कैपिटल R। ये कब का कंडीशन है, जब ना जितना भी हमने सप्लाई दिया हुआ पूरा सप्लाई हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा है, उस टाइम पे ये क्राइटेरिया। अदरवाइज व्हाट हैपेंस इन जनरल डिवाइसेस में थोड़ा अलग हो जाता है। व्हाट एवर इलेक्ट्रिकल एनर्जीज वी हैव सप्लाइड और व्हाट एवर सोर्स एनर्जी यू हैव गिवन, दैट सोर्स एनर्जी विल बी यूज्ड इन टू पार्ट्स, वन इन टर्म्स ऑफ most of part will be used in terms of useful work and remaining part will be converted in terms of heat energy। ये जो फॉर्मूला हम ले रहे हैं यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पूरे की पूरी एनर्जी को हम किसमें कन्वर्ट कर दे रहे हैं, हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तब ये चीजें होंगी आपको। तो ये मैकेनिज्म को ही बोलते हैं हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जहां पे हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई किया उसको पूरे हीट एनर्जी में हम कन्वर्ट कर दे रहे हैं। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी यूजिंग दीज मैकेनिज्म। तो जो इसमें से आइडियल इक्वेशन है वो आइडियल इक्वेशन ये है, ठीक है, ये है आइडियल इक्वेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं जूल्स हीटिंग लॉ बोलते हैं, जूल्स हीटिंग लॉ, ठीक है। इसको ना ओमिक हीटिंग लॉ भी बोलते हैं या रेजिस्टिव हीटिंग लॉ भी बोलते हैं, लेकिन ये जो ऑफिशियली हम जो इसका नाम दे रहे हैं वो है जूल्स हीटिंग लॉ। इसका स्टेटमेंट भी हमें लिखना है, ठीक है। तो अब अगर समझना है तो आप समझ लो कि एच के कितने फॉर्मूले, वी आई टी होगा, आई स्क्वायर आर टी होगा, और दूसरा ये थर्ड वन क्या होगा, वी स्क्वायर टी अपॉन आर। अब हम ना जूल्स हीटिंग लॉ को थोड़ा सा स्टेट करेंगे, सो वी विल राइट ऑन द स्टेटमेंट फॉर दिस वन। तो जूल्स हीटिंग लॉ को क्या करना है, आपको बताना H क्या हो गया। तो H इज व्हाट, H इज द हीट प्रोड्यूसिंग रेजिस्टर R। सो H इज व्हाट, हीट प्रोड्यूस्ड, इज व्हाट हीट प्रोड्यूस्ड इन रेजिस्टर, ये हो गया हीट प्रोड्यूसिंग रेजिस्टर R, ठीक है। इज प्रोपोर्शनल टू, ये किसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो पहला पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट I। Heat energy produced in resistor is directly proportional to square of current I for resistor R. This I square, this current square of current I produced for resistor R, ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है, heat energy produced is directly proportional to, ये किसको directly proportional है, resistor R, resistor R of resistance for the resistor of resistance R for current I, उस रेजिस्टेंस को प्रोपोर्शनल है जिसके अंदर से करंट आई फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। एंड जो थर्ड पॉइंट है वो क्या हो गया, H इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, टाइम फॉर विच गिवन करंट फ्लो थ्रू गिवन रेजिस्टर। सो अगर इसको मैं ऑफिशियली अगर पढ़ना है तो कैसे होगा, हाउ विल यू राइट, तो यू विल राइट Joule's heating effect states that heat produced in resistor is directly proportional to square of current I flowing through a given resistor, and second directly proportional to resistance R for a given current, and directly proportional to time for which current flows through a given resistor, या time for which given current flows through a given resistor, that will be the Joule's heating effect। अब क्या होता है कि इसको हम ना कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ रेट इन द सेंस व्हाट, कि अगर मान लो ये एनर्जी फ्लो हो रहे हैं तो आपने तो टाइम दे दिया ना, यहाँ पे काफी टाइम तक सफिशिएंट टाइम तक फ्लो हो रहा है, 10 मिनट 20 मिनट 30 मिनट्स, बट इफ यू वांट टू स्टडी दिस इफेक्ट विद इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल, लाइक यू वांट टू स्टडी हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 1 मिनट, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकंड, हाउ मच हीट इज प्रोड्यूस्ड इन 60 मिनट्स एंड ऑल, तो आप टाइम फ्रेम में स्टडी करते हो तो ये क्या हो जाता है, ये रेट इसका हो जाएगा। तो रेट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड, ठीक है, तो रेट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस और रेट ऑफ हीट एनर्जी कंज्यूम्ड यू कैन से। तो हम उस पॉइंट पे भी आते हैं, ये वाले पार्ट्स को मैं रब नहीं कर रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा, एक टर्म और आ जाता है, द टर्म इज व्हाट, द रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन, रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, rate of electrical energy consumed, or rate of heat energy produced, ठीक है, by an electric circuit, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, व्हाट विल बी द कंडीशन। सो अभी रेट ऑफ प्रोड्यूस्ड या कंज्यूम के हिसाब से ले लेता हूं। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या यहाँ पे आप हीट एनर्जी में लिख रहे हो, रेट ऑफ हीट एनर्जी कंज्यूम, ये बेटर होगा, रेट ऑफ हीट एनर्जी कंज्यूम स्लैश हीट एनर्जी प्रोड्यूस बाय एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो ये होगा हीट एनर्जी, वेदर इट्स एनर्जी प्रोड्यूस और कंज्यूम व्हाटएवर यू वांट टू टेक अपॉन व्हाट टाइम।
सो अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो हीट एनर्जी को वी विल रिप्रेजेंट विद h एंड टाइम को वी विल रिप्रेजेंट विद t। एंड व्हाट इज द हीट एनर्जी? हीट एनर्जी नथिंग बट द वर्क आल्सो, ठीक है। तो ये क्या है, वर्क अपॉन टाइम किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पावर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो दिस द पावर, ठीक है। सो अब क्या कह रहे हैं कि इन सारे टर्म्स को अगर आप फोकस करते हो तो आपको हर कंडीशन के लिए एक नया पावर मिलेगा जितने भी आपने वर्क निकाले, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आप यहां पे ले रहे हो तो क्या फॉर्मूला है पावर का? पावर का फॉर्मूला है हीट एनर्जी अपॉन टाइम और वर्क डन अपॉन टाइम। सो क्या हो गया? ये हो गया वी आई टी अपॉन टी, तो टी विल कैंसिल विद टी एंड फाइनली वी गेट व्हाट? वी इनटू आई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। व्हाट्स द पावर? पावर इज व्हाट? हीट एनर्जी अपॉन टाइम और वर्क अपॉन टाइम, ठीक है। सो ये क्या हो जाएगा? दिस फॉर्मूला इज आई स्क्वायर आर टी अपॉन व्हाट? टी। सो द पावर का एक और फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज व्हाट? आई स्क्वायर आर। गॉट इट? एंड द नेक्स्ट वन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पावर? हीट एनर्जी अपॉन टाइम और वर्क अपॉन टाइम। सो पावर इज इक्वल टू व्हाट्स द वैल्यू नाउ? सो ये क्या हो गया? वी स्क्वायर टी अपॉन कैपिटल आर अपॉन टी, तो टी टी विल कैंसल आउट। सो फाइनली वी गेट वी स्क्वायर अपॉन आर। सो व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? तो फाइनल कंक्लूजन हमारे पास ये है, आई विल रब दिस वन। सो एक और चीज है रब करने से पहले कि whenever they are asking now, they may ask you question very straightforward कि like now what is the amount of power generated in this circuit or in particular device, तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड निकाल सकते हो। बट समटाइम दे विल नॉट आस्क डायरेक्टली पावर, दे विल मेंशन द टर्म रेट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम, रेट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस, रेट ऑफ हीट एनर्जी कंज्यूम्ड। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दे आर टॉकिंग अबाउट पावर। सो रेट ऑफ वर्ड आ गया ना, रेट ऑफ सम एनर्जी, तो आपको समझ लेना कि दे आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिकल पावर ओनली, दूसरा कोई कंडीशन नहीं है। तो अब इन चीजों को एक साथ में लेते हैं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इन बेटर वे। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट हीट एनर्जी एंड द पावर, so we'll take it in term comparison basis पे ले लेते हैं। so this is the heat energy and this electrical power। so heat energy का क्या फॉर्मूला है? so this H is equal to, एक तो फॉर्मूला हमारे पास हेल्दी वाइटामिन करके आप याद कर लेते हो। यहाँ पे पावर में क्या होगा? सिर्फ T की वैल्यू डिसअपियर हो जाएगी, तो क्या होगा? वी आई। सेकेंड फॉर्मूला हमने क्या था? हे आई टू रिमेम्बर दैट वाला फॉर्मूला, आई स्क्वायर आर टी। सो पावर में क्या हो जाएगा? जस्ट T यू कैन रिमूव दिस आई स्क्वायर आर। देन द नेक्स्ट वन इज व्हाट? H is equal to V square upon R into क्या होगा? ये T हो गया, एंड अगेन यू रिमूव T वैल्यू, देन यू विल गेट इट एज V square upon R। तो ये फॉर्मूले हो गए जो हमें यूज करने हैं। एंड अगर आप मैं यहाँ पे यूनिट एंड ऑल पे थोड़ा सा फोकस करोगे तो जस्ट मैं यूनिट पे भी फोकस कर देता हूँ थोड़ा सा, सो थोड़ी सी आइडियाज हमारे में क्लियर हो जाएंगे कि क्या करना है। एक और है ना, एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। अच्छा, ये P जो होता है ना, इसको हम क्या कर सकते हैं? पावर को और भी एक टर्म यूज करते हैं, ये हो गया ना एनर्जी डिसिपेटेड। एनर्जी डिसिपेटेड ये टर्म यूज कर सकते हो एनर्जी लॉस के लिए, या रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड मतलब होगा रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड। और ये जो आपको ये जो दे रहा है यहां पे एनर्जी डिसिपेटेड आ सकता है ये टर्म इसके लिए, एनर्जी डिसिपेटेड मीन्स इट इज लाइक एनर्जी लॉस और एनर्जी कंज्यूम इन दैट वे यू कैन से। और रेट ऑफ एनर्जी डिसिपेटेड बोलता है मीन्स दिस वन, या रेट ऑफ हीट डिसिपेटेड, उसका मतलब भी हो गया पावर के बारे में देखा। ओके, अब अपने यूनिट पे आ जाते हैं। तो जो यूनिट होगा ना, H का जो यूनिट होगा, यूनिट ऑफ हीट एनर्जी, तो यूनिट ऑफ हीट एनर्जी जो अभी हम लेके चलेंगे ना वो होगा जूल, ठीक है। जे या अभी ऐसे जूल ले लिया हमने, नोटेशन उसका जे हो गया। और जो दूसरा इसका यूनिट होता है कैलोरी, बट यहाँ पे हम शायद ही यूज करेंगे, ठीक है, तो CAL। हाँ, और एक और जो समझने के साथ मैं बताता हूँ कि 1 कैलोरी में कितना होता है? 4.18 जूल एनर्जी होती है 1 कैलोरी में। तो ये हीट एनर्जी के यूनिट्स हो गए। अब क्या होता है कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर, सो यूनिट ऑफ पावर। सो अब अगर बहुत ध्यान से आप देखो ना, यहाँ पे पावर इज इक्वल टू क्या मिला आपको? जनरली फॉर्मूला हमारे पास क्या था? पावर इज इक्वल टू वी टू हीट एनर्जी अपॉन टाइम और वर्क अपॉन टाइम। तो क्या होगा? हीट एनर्जी क्या हो जाएगा? सो अगर आपने याद है हीट एनर्जी, सो पावर का वैल्यू अगर मुझे निकालना है, पावर का यूनिट निकालना है, तो यहाँ पे क्या था? पावर का यूनिट है H अपॉन टी ले रहे हैं ना, तो H का यूनिट क्या होगा? जूल हो गया, और टाइम का यूनिट क्या होगा? सेकंड हो गया। तो ये क्या होगा? जूल पर सेकंड। और ये पूरे टर्म को हम रिप्लेस करके एक नया यूनिट लेते हैं जिसको हम बोलते हैं वॉट, जिसका नोटेशन है W, ठीक है। और इसके बाद x का बड़ा यूनिट भी है, वॉट को अगर बड़े यूनिट में लेंगे तो होगा किलोवाट, ठीक है, किलोवाट। तो 1 किलोवाट में कितना होता है वैल्यू? 1 किलोवाट इज 1000 वॉट आपको मिलेगा। ऐसा क्लियर? अब ये है कि ना हीट एनर्जी का सिर्फ यही यूनिट है क्या? इज एनी अदर यूनिट ऑल्सो? सो इसका ऑल यूनिट भी है। कैसे ऑल यूनिट निकालोगे?
तो h का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? अगर h का फॉर्मूला वी आर टेकिंग, व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर h? इस फॉर्मूले से देखो आप h का फॉर्मूला क्या मिलेगा. सो h कैन बी रिटन एज पावर इनटू व्हाट? टाइम. मैं थोड़ा वेट कर रहा था क्योंकि हमने वॉट का इंट्रोडक्शन ले दिया था इसमें. तो एक तो पावर का यूनिट हो गया वॉट और टाइम का यूनिट होगा सेकंड. तो ये पूरे टर्म को आप रिप्लेस करके क्या कर सकते हो? जूल कर सकते हो. तो वॉट इनटू सेकंड इज नथिंग बट 1 जूल. बट होता कैसा है ना कि व्हेन वी आर टेकिंग द यूनिट्स, लाइक ना इफ यू आर मेजरिंग अ डिस्टेंस, तो विच यूनिट डू वी यूज टू मेजर डिस्टेंस? तो लाइक ना वी कैन यूज सेंटीमीटर, वी कैन यूज mm, वी कैन यूज डेसीमीटर, वी कैन यूज मीटर, वी कैन यूज किलोमीटर. सो बट विच वन इज मोर प्रेफरेबल? आप डिपेंड करता है ना. जैसे अभी मुझे दो स्टेट के बीच का डिस्टेंस मेजर करना हो, आई विल नॉट मेजर इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, बिकॉज सेंटीमीटर विल बी वेरी स्मॉल, यू कैन से क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ. तो अगर नंबर में लोगे तो इट विल बी वेरी यूज. लाइक ना अगर मैं 1 किलोमीटर लेता हूं तो हाउ मेनी सेंटीमीटर? सो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. करेक्ट. 1 किलोमीटर है 1000 मीटर. तो अब उसमें वापस से 100 से मल्टीप्लाई करोगे, बिकॉज 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर. सो 10⁵ सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. 10⁵ सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. सो ना बहुत बड़ा क्वांटिटी होगा ना 10⁵. तो वैसे अगर मैं 1000 किलोमीटर ले रहा हूं, इफ आई एम कन्वर्टिंग इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, तो पार में कोई थोड़ी भी इश्यूज हो गए ना, जीरो आगे पीछे हो गया, तो देन देयर विल बी बिग प्रॉब्लम. और एक और पर्टिकुलर पॉइंट आपको जानना बहुत जरूरी है कि जो हमने यहाँ पे यूनिट लिया ना एनर्जी का, ये जो एनर्जी का यूनिट है ये हमको ना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने के लिए बहुत हेल्प करता है, क्योंकि इसी यूनिट को देख के हम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं. तो व्हाट इज द प्रॉब्लम? दे आर सेइंग कि अगर मान लो 1-2 जीरोस आगे पीछे हो गए, है ना, तो व्हाट विल बी द प्रॉब्लम? द पर्सन हु इज अबाउट टू पे द बिल विल हैव अ ह्यूज डिफिकल्टी. ठीक है, या ग्रेट डिफिकल्टी दैट पर्सन विल हैव. तो क्या करना है ऐसे केसेस में? आप ऐसा कोई यूनिट ले लो कि नंबर उसके ना कम नंबर में ही आपको बेटर इन्फॉर्मेशन मिल जाए. तो दे आर सेइंग ये पूरे टर्म्स को ना यूनिट को आप चेंज करो. तो दे आर सेइंग कि यूनिट को अगर बड़े स्केल पे, अगर वॉट को बड़े स्केल पे ले हुए तो क्या होगा? ये किलोवाट हो जाएगा. एंड देन दे आर सेइंग कि सेकंड को यू टेक एट अ बिगर स्केल, तो हो गया आर. तो ये हो जाएगा किलोवाट आर. तो अगर 1 किलोवाट आर को हम पढ़ते हैं 1 यूनिट. ये कौन सा यूनिट होता है? ये है कॉमर्शियल यूनिट. कॉमर्शियल यूनिट मतलब ना कॉमर्शियली हम इसी चीजों को यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि सेकंड्स के टर्म में अगर आप लेते हो तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल हम कितने दिनों में पे करते हैं, दैट यू इमेजिन. तो इलेक्ट्रिसिटी बिल वी पे फॉर 1 मंथ. तो 1 मंथ में 1 डे में 24 आवर. इन दैट वे 24 विल मल्टीप्लाई विद द 1 मंथ का जो भी डेज है, 30 डेज फॉर एग्जांपल, 30, 31, 24 विल मल्टीप्लाई विद 30. नाउ उसके बाद जो वैल्यू आया है वो आवर्स में है, उसको क्या करना है? मिनट्स में कन्वर्ट करना है. ठीक है, तो वापस से 60 से मल्टीप्लाई करो, फिर उसको क्या करना? वापस से सेकंड में करो, फिर से 60 से मल्टीप्लाई करो. इट विल बी वेरी ह्यूज क्वांटिटी. वी यूज नंबर इन टर्म्स ऑफ 10 एंड ऑल. तो इसके लिए उसको अवॉइड करने से बेटर है कि ये ले लो. तो क्या होगा? इसमें ना जो नंबर ऑफ आवर्स होंगे ना लिमिटेड हो जाएगा ना. 1 डे में समझो कि 24 आवर्स है, तो कोई डिवाइस 24 आवर्स तो यूज नहीं होगा, है ना. 8 आवर्स होगा, 9 आवर्स होगा, लाइक मान लो 10 आवर्स. तो 30 डेज में कितना होगा? 300 आवर्स. तो 300 आवर्स का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं. बट 300 आवर्स को आप सेकंड में कन्वर्ट करो तो 300 इंटू 60 तो इट इज अ ह्यूज नंबर. ठीक है, तो बेटर होगा कि आप किलोवाट आवर में यूज करो. तो 1 किलोवाट आवर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द 1 यूनिट. अब क्वेश्चन ये है कि हमने जहां पे देखा ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू है जूल, और वहीं अपने जूल की जगह पे आप अपना किलोवाट आवर और ना यूनिट यूज कर रहे हैं, 1 यूनिट यूज करने की सोच रहे हैं. ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि क्या होगा उसका वैल्यू, कैसे यूज करेंगे, ये इसका मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकली वो कितना जूल होगा. तो प्रैक्टिकली अगर जूल में आप फाइंड आउट करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे? किलोवाट की आर की वैल्यू को नॉर्मल टर्म में कन्वर्ट करेंगे. जूल में कब कन्वर्ट होगा? व्हेन विल इट कन्वर्ट इनटू जूल? जब अपना वैल्यूज को वॉट और सेकंड में लिखा होगा. तो क्या करना है मुझे? किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट करता हूं, आर को मैं सेकंड में कन्वर्ट करता हूं. तो लेट्स सी. तो ये बोल रहे हैं कि आप अगर ना 1 किलोवाट आर को आप क्या करो कि इसको वॉट और सेकंड में कन्वर्ट करो. तो किलोवाट को अगर आप वॉट में कन्वर्ट करोगे कितना वॉट? 1000 वॉट. ठीक है, अब जैसा मैंने बताया ना कि आर को सेकंड में कन्वर्ट करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कभी कभी. क्यों कॉम्प्लिकेटेड? क्योंकि आर को आपने मिनट में कन्वर्ट किया. व्हेन यू विल कन्वर्ट इनटू मिनट तो इट वाज 60 मिनट. अभी मिनट को आपको सेकंड में कन्वर्ट करना, तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू? ये 1000 हो गया वॉट, तो अभी इनटू 60 है. मिनट को व्हेन वी आर कन्वर्टिंग इन टर्म्स ऑफ सेकंड तो 60 सेकंड्स. तो फाइनली क्या हो जाएगा? ये 1000 हो गया. क्लियर? 60 इंटू 60 कितना हो जाएगा? 3600 सेकंड्स. अब पूरे को एक साथ में लेके आओगे तो 3, 6, 1, 2, 3, 4, 5. ठीक है, ये ऐसे हो गया सेकंड. तो यहाँ पे ये वॉट वाला यूनिट यहाँ पे आएगा, ये होगा वॉट इंटू सेकंड. तो ये वॉट इंटू सेकंड हो गया, जिसको हम फाइनली जूल में कन्वर्ट कर देंगे. अभी करते हैं. अब इसको अगर मैं पावर के टर्म में लूंगा आफ्टर पुटिंग डेसिमल आफ्टर फर्स्ट डिजिट, तो 3.6 करो तो कितना होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो इंटू 10⁻⁶ ये क्या होगा? वॉट सेकंड. तो एज वी
डिस्कस यहां पे कि वॉट सेकेंड इज नथिंग बट जूल ओनली। ये क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल हो जाएगा। तो किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई 1 किलोवाट आवर और 1 यूनिट की। समझ में? अब इसके बाद ना सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गया है, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। मतलब प्रैक्टिकली डे टू डे लाइफ में कहां पे और कैसे कैसे और क्यों यूज करते हैं। सो इन नेक्स्ट क्लास वी विल सी द हीटिंग इफेक्ट ऑफ दिस। सो आई होप वॉट एवर आई एक्सप्लेन यू पीपल अंडरस्टूड। जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड हीट एनर्जी का वी हैविंग थ्री फॉर्मूला, VIT I² RT and the last one V² T upon R, and for the part just you remove T in each term and you'll get the formula for the electrical part. Next class में we will discuss our heating effect plus we'll do some numerical. Thank you very much.